हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 8। इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। किन्हीं स्टूडेंट का एक क्वेरी था कि सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए, तो फिलहाल आप 20 में ही मैनेज कीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अभी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है और ना ही भी कुछ दूर दूर तक से कुछ हिसाब किताब दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कम क्वेश्चन देखिए और कम क्वेश्चन ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से मन से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम वादा करते हैं कि क्वेश्चनों की संख्या हम 30+ लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग 20-20 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है। प्रैक्टिस सेट में देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, मतलब 3 विकल्पों से हम तैयार करते हैं। पहला मेरे पास एक एनसीईआरटी का बुक है, एक बिहार ज्योग्राफी का बुक है और एक करंट अफेयर्स का बुक है। इन 3 बुक से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। मेरा क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन मेरा एक भी कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। लगभग क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं, ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में समय लगता है और उस ऊपर से एक व्यू नहीं जाता, लाइक बहुत आप लोग कम करते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ही लाइक की संख्या बढ़ेगी, व्यू थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा फिर हम मेहनत और जो एफर्ट जो लगाना होता है थोड़ा सा हम बढ़ाना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि 20 क्वेश्चन मैनेज कीजिए। ठीक है। बाकी वैसे नोटिफिकेशन आएगा ना, तो व्यू जाए या ना जाए, आप लोग के लिए हम 30+ क्वेश्चन लेकर के, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए आज का पहला सवाल है, आधार रेखा से कितनी दूरी तक का समुद्री क्षेत्र पारदर्शी समुद्र कहलाता है। विकल्प में है 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 12 समुद्री मील। याद रखिएगा, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक के समुद्री क्षेत्र को पारदर्शी समुद्र कहा जाता है। ठीक है। आधार रेखा क्या होता है, तो याद रखिएगा, आधार रेखा वह रेखा होता है ना जहाँ से समुद्र की दूरी मापी जाती है। यह आमतौर पर समुद्र तट के साथ खींची जाती हैं। ठीक है। वहीं बात करें कि 200 समुद्री मील से अधिक दूरी को हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कह देते हैं, या फिर वहाँ पर पाए जाने वाले संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 समुद्री मील से जो पार की जो क्षेत्र होता है ना, उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मील कह देते, समुद्री क्षेत्र कह देते हैं, या फिर जो वहाँ पे पाए जाने वाले संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है, उस देश का उस पर पूरा अधिकार होता है, पूरा नियंत्रण होता है। खनन करना, वायु, हवा, पानी, जितना मतलब कि जो भी कुछ आता है उस एरिया में, सारा कुछ वहाँ पे राइट होता है उस देश का। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसे गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है। बताना है कि कौन सा उद्यान भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसे गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका कंचनजंगा। ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसे गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये असम में है। ठीक है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा के जंगलों को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। ठीक है। चलिए सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा के जंगलों को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। विकल्प में है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा के जंगलों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये
पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, सारंडा का वन जो है ना ये किस जिला में स्थित है? तो झारखंड की आप देखेंगे ना तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताना है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है 16 नवंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 26 नवंबर। याद रखिएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये भी याद रखिए कि ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ना भारत की श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी 26 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, नीति आयोग की सिफारिश के बाद कौन सा राज्य भारत के अदरक की राजधानी बनाने के लिए तैयार हो गया है? बताना है नीति आयोग की सिफारिश के बाद कौन सा राज्य भारत के अदरक की राजधानी बनाने के लिए तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, करंट अफेयर से सवाल है। विकल्प में है बिहार, राजस्थान, मिजोरम या एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है मिजोरम। याद रखिएगा नीति आयोग की सिफारिश के बाद मिजोरम भारत की अदरक की राजधानी बनाने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत की अदरक की राजधानी किसे माना कहा जाएगा? मिजोरम को कहा जाएगा। मिजोरम में कहाँ पे होगा भी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए जैसे डिसाइड होगा तो ये सवाल हम लेकर आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताना है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। विकल्प में है मिजोरम, असम, नागालैंड, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर सी, नागालैंड। याद रखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम साझेदार देश के रूप में नामित हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक और भी पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। आखिर ये हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना ये कब मनाया जाता है, पहला चीज़, और दूसरा कि क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हर वर्ष ये मनाया जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसे ही ना हॉर्नबिल महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा कि क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि नागालैंड की जनजातियाँ संस्कृति और परंपराओं को दिखाने के लिए मनाते हैं। दूसरा, सभी 16 नागा जो वहाँ पे जनजातियाँ हैं उनको एक मंच पर लाने के लिए मनाया जाता है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये 3 यहाँ पे कारण है जिसके लिए यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि 2025 में दूध का शीर्ष उत्पादक देश कौन बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल का जवाब होगा सी विकल्प भारत। याद रखिएगा 2025 में दूध का शीर्ष उत्पादक देश कौन बना है, तो भारत बना है। सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए। सवाल है, बिहार के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है? 89%, 96%, 76%, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 96%। याद रखिएगा बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% भाग मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, ये भी याद रखिए कि बिहार में मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है या फिर बना है। ठीक है, चलिए आगे सवाल लेते हैं। सवाल है, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताना है गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहते हैं? दियारा प्रदेश, चौर या मन या फिर टाल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है दियारा प्रदेश। याद रखिएगा गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है, जबकि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या फिर मन कहा जाता है। ठीक है, वहीं याद रखिएगा कि दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर जो गहराई वाला भाग है ना, जो क्षेत्र है ना, उसे ही टाल कहते हैं। ठीक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दियारा प्रदेश के बारे में याद रखना है कि ये गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति है दियारा प्रदेश, जबकि
बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहते हैं, जबकि दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाला जो क्षेत्र है, भाग है, उसे ही टाल कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, तीनों पॉइंट, कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, धरवाड़ की चट्टानें बिहार के किस जिला में पाई जाती हैं? धरवाड़ की चट्टानें बिहार के किस जिला में पाई जाती है? नवादा, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि बिहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, धरवाड़, ये धरवाड़ की चट्टानें, ठीक है, विंध्यन की चट्टानें, और एक है आपका टरसरी चट्टानें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में, टरसरी चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, धरवाड़ की चट्टानें। ठीक है, ये तीनों चट्टानें के बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि धरवाड़ की चट्टानें बिहार के किस जिला में पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, धरवाड़ की जो चट्टानें हैं ये बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्रों में से एक है। इस विशेषता है, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो बिहार में देखेंगे तो दक्षिणी भाग में, जो कि झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो धरवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, नवादा। नवादा के अलावा याद रखिएगा कि मुंगेर, जमुई, गया, राजगीर, इन क्षेत्रों में भी धरवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं बात करें पश्चिम चंपारण में, तो पश्चिम चंपारण में याद रखिएगा यहाँ पे टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, जो एक कह सकते हैं हिमालय का भाग है। ठीक है ना। इसके अलावा रोहतास में बात करें तो रोहतास में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई जाती हैं आपका विंध्यन प्रकार की चट्टानें। ठीक है, रोहतास ही क्यों, आप कैमूर को भी इसमें ले सकते हैं। कैमूर और रोहतास ये भी भारत के बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, किधर? पश्चिम एरिया में, दक्षिण पश्चिम में स्थित है आपका विंध्यन प्रकार की चट्टानें, जो कि कैमूर और रोहतास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम मैप इस तरीके से ड्रॉ कर लें, मान लो ये बिहार है तो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पाई जाती हैं किस प्रकार की चट्टानें? यहाँ पे पाई जाती हैं विंध्यन चट्टानें, जबकि यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? धरवाड़ की चट्टानें। जबकि यहाँ पे पाई जाती हैं आपका ये आपका टरसरी चट्टानें, जो कि हिमालय का भाग है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? विकल्प में है अरवल, गया, रोहतास, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका अरवल। ठीक है, बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अरवल है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। ठीक है, वहीं याद रखिएगा बिहार का सर्वाधिक ठंडा या फिर कहें सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, कौन सा जिला है? तो ये है गया। ठीक है, याद रखिएगा बिहार का सर्वाधिक गर्म वाला जिला या कहें न्यूनतम ठंडा वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये गया है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 22 अप्रैल की बात हो रही है यहाँ पे, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, ये विकल्प सही हो जाएगा। वहीं बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में, तो ये 7 अप्रैल को मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं इसे। जबकि विश्व ओजोन दिवस पता है कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बताना है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा काली मिट्टी पहले कहाँ कहाँ पाई जाती है? याद रखिए कर्नाटक में पाई जाती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती हैं, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए कि काली मिट्टी का निर्माण दरारी उद्भेदन के निकले लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है, अर्थात बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, इस काली कपास मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी कहा जाता है, या इसे ही आप रेगुर मिट्टी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ना काली मिट्टी को करेल मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है अस्टेलेक्टाइट और अस्टेलिग्माइट आकृतियाँ बनती हैं। अस्टेलेक्टाइट एवं अस्टेलिग्माइट आकृतियाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं? पवन के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, बर्फ के द्वारा, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही जवाब होगा यहाँ पे भूमिगत जल के द्वारा। इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, आकृति इसका चित्र भी दिखा के बताए चुके हैं कई बार, ठीक है। अस्टेलाइट जो होता है, जो कि कंदराओं में ऊपर से जो लटकी हुई भाग होती है उसे कहते हैं अस्टेलेक्टाइट, जबकि नीचे से जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अस्टेलिग्माइट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा खास करके ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये चूना युक्त जो यहाँ पे जल टपकता है ना, चूना युक्त जल जब जहाँ पे टपकता है तो उन जो कंदराएँ होती हैं वहाँ के छत के सहारे जब चूना का जब एक लेयर बन जाता है, ऊपर से जो लटका हुआ भाग जो बन जाता है, इस तरह से लटक रहा है, मान लीजिए छत है, यहाँ से लटकते लटकते एक तरफ से कुछ मोटा भाग बन गया, तो ये कहलाता है अस्टेलेक्टाइट। और नीचे से अगर जो नीचे से गिर करके अगर मान जमते जमते ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो ये किसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अस्टेलिग्माइट, ठीक है। इतनी सी बात है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना अस्टेलिग्माइट कहलाती है, ठीक है। इसके बारे में हम कह रहे हैं, इसका अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाली चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना क्या कहलाती है? अस्टेलिग्माइट कहलाती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब अस्टेलिग्माइट, ये अस्टेलेक्टाइट है और ये अस्टेलिग्माइट है, ये जो दोनों आपस में मिल जाती है ना, ठीक है, तो इसे ही कंदरा स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर चित्र होता तो ज़्यादा अच्छा समझा पाते। खैर आप बस इतना समझिए कि एक मान लेते हैं कोई गुफा है, नीचे से अगर लटक रही है तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अस्टेलेक्टाइट। और नीचे से जो उठ रहा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अस्टेलिग्माइट कहते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही कहा जाता है कंदरा स्तंभ, ठीक है। खास करके ये वाला जो क्षेत्र है ना, कहाँ देखने को मिलेगा? ये सब आकृतियाँ जो हैं भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास पठार में देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में देखने को मिल जाएगा, है ना। 3 जगहों पर इन सब इस तरह की आकृति देखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, 1700 आज़ादी से पहले 1767 ईस्वी में हुई थी इसकी, ठीक है, स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? खनिज जो है ना, बताना है कि किस चट्टान के स्तर में ये जमा होता है। अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अग्नेय चट्टान, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा खनिज अवसादी चट्टान के स्तर में जमा होता है। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। इस चट्टान में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयला के भंडार होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। ये भी याद रखिए कि गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अच्छा, लोएस जानते हैं लोएस क्या है? लोएस भी एक अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए। सवाल है निम्नलिखित में से कौन से एक यहाँ पे खरीदार फसल नहीं होगा, यहाँ पे फलीदार फसल होना चाहिए था, ठीक है। ये क्या होना चाहिए यहाँ पे? फलीदार फसल। थोड़ा सा रुकिए, इसके जगह पर होना चाहिए था फलीदार फसल, फलीदार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल नहीं है? दलहन, ज्वार, बाजरा, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देखेंगे तो ज्वार और बाजरा ये फलीदार फसल नहीं है, जबकि दलहन एक फलीदार फसल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भारत में कितने प्रकार के फूल की प्रजातियां पाई जाती हैं? 15,000, 90,000, 47,000, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत में लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि पूरे दुनिया में जितना मिलता है पाया जाता है ना, उसका 6% है ये। भारत में लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे विश्व के फूलों की प्रजातियां का 6% है ये,
ठीक है, विकल्प नंबर ए सही होगा। 90,000 क्या है, तो याद रखिएगा कि भारत में लगभग 90,000 प्रजातियां जीवों की पाई जाती हैं। जीवों की प्रजाति कितनी है भारत में, 90,000। ठीक है, वहीं बात करें 47,000 के बारे में, तो याद रखिए कि भारत में 47,000 से अधिक प्रजातियों की वनस्पति पाई जाती हैं, वनस्पति। ठीक है, तो भारत में 47,000 से अधिक प्रजातियों के वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए कि भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है, पिछला जो टीआरई में सवाल पूछा गया था ना, वहाँ से पूछा गया था कि भारत में जीवों की कितनी प्रजाति हैं और वनस्पतियों की प्रजातियों की संख्या कितनी है। ठीक है, दोनों पूछ लिया था साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताना है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बिहार, विकल्प नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा, बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आयोजन आप देखेंगे ना तो 2011 से शुरू किया गया था। ठीक है, और बिहार स्थापना दिवस का मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारे की कुल लंबाई कितनी है। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारे की कुल लंबाई कितनी है, दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो याद रखिएगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारे की कुल लंबाई जोड़ लें तो 7,142 किलोमीटर होता है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए कि सिलचर और पोरबंदर ये दो चरम स्थान है जो कि पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है। ठीक है, सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान हैं जो कि पूर्व और पश्चिम गलियारे को जोड़ता है। जबकि उत्तर दक्षिण के बारे में बात करें तो उत्तर में क्या है श्रीनगर और दक्षिण में क्या है कन्याकुमारी। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि श्रीनगर और कन्याकुमारी दो चरम स्थान है जो कि उत्तर दक्षिण गलियारे को जोड़ता है। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, बाकी लाइक की संख्या बढ़ाते रहिए जाइए तो फिर प्रश्नों की संख्या जरूर हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।